हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ऑल गुड। माई सेल्फ ज्योति। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, क्यों हमारी बॉडी के लिए ये ज़रूरी है, कौन कौन से मेजर फंक्शन से बॉडी में परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज। न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स क्या है? बेसिकली न्यूट्रिएंट्स केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं and are required for the growth, development and the maintenance of the body. We can classify nutrients. किसके बेसिस पे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स का? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द बॉडी। कितनी अमाउंट में कोई न्यूट्रिएंट है वो हमारी बॉडी में रिक्वायर है, उसके बेसिस पे हम न्यूट्रिएंट्स को दो क्लासेस में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट है जिसकी, जैसे वाइटामिन एंड मिनरल्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. That's why we used to measure them in gram instead of microgram or milligram. We cannot synthesize macronutrients. Uh, that's why we used to obtain through diet. मीन्स हमारी बॉडी है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए हम उनको डाइट के थ्रू इनटेक करते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट. One by one, we will discuss in detail about carbohydrates, protein, and fat. First is carbohydrates. Carbohydrate is the main source of energy. क्यों कहते हैं हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? क्योंकि 55 to 65% जो टोटल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, उसका 55 to 65% एनर्जी हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं, इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट को मेन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. Carbohydrate is the key component of diet. 1 gram of carbohydrate provides 4 kilocalories. जब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है तो उससे हमें 4 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है. कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइड ऐसे फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम एल्डोसिस या फिर एल्डोज शुगर्स कहते हैं, और जिन कार्बन्स में हमारे पास कीटोन ऐसे फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम कीटोस या कीटोन शुगर्स कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट को फर्दर हम क्लासीफाई कर रहे हैं. वी कैन क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट इनटू 2 कैटेगरीज. किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. मीन्स कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके बेसिस पे हम कार्बोहाइड्रेट्स को यहाँ पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. फर्स्ट इज सिंपल कार्बोहाइड्रेट. इस कैटेगरी में हम वो सारे कार्बोहाइड्रेट रखते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज एक्सेट्रा. देन कॉम्प्लेक्स और पॉलीसेक्राइड्स. इस कैटेगरी में हम रखेंगे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, मीन्स जिनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, नॉट सिंपल फॉर्म नहीं है कार्बोहाइड्रेट की, मतलब जैसे कि स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. फर्स्ट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड में. मोनोसेक्राइड क्या है? मोनोसेक्राइड वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स सिंगल यूनिट. इसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मीन्स जिसका हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसको फर्दर हम तोड़ नहीं सकते. जैसे ग्लूकोज, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो डाइजेशन के बाद जब उसका ब्रेक डाउन होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म जो बनती है कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लूकोज होती है, जिसके ब्रेक डाउन होने पे हमें एटीपी मिलता है. और एटीपी जब एज ए एनर्जी हम एटीपी को यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है एटीपी को एज ए एनर्जी सोर्स. देन डाइसेक्राइड. डाइसेक्राइड में क्या है हमारे पास? डाइसेक्राइड में हमारे पास मोनोसेक्राइड की जो 2 यूनिट होती है वो जुड़ के डाइसेक्राइड बनाती है.
जैसे हमने देखा था मोनोसेक्राइड है, उसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसलिए हम उसको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। लेकिन डाइसेक्राइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। और डाइसेक्राइड है वो हमारा वाटर सोल्यूबल होता है और स्वीट इन टेस्ट होता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। इसमें हम देखेंगे सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज में क्या डिफरेंस है। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मींस जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं, वो तीनों की अलग अलग हैं। फर्स्ट इज सुक्रोज। सुक्रोज में सुक्रोज को हम टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। इसमें ये दोनों यूनिट्स हैं जो बीटा डी ग्लूकोज और सॉरी अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, वो एक दूसरे से अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है और सुक्रोज इम्पॉर्टेंट प्लांट शुगर भी है। जब हम जनरली इसको जैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो शुगर केन और शुगर बीट से एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इसको। जब इस एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको प्योरीफाई करते हैं और देन उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो हमारे पास टेबल शुगर बन जाती है। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो इसमें हमारे पास इसका ब्रेकडाउन होता है 1:1 के रेशियो में, मीन्स 1 unit of glucose and 1 unit of fructose is formed on hydrolysis of sucrose. Then next is lactose. Lactose is also known as milk sugar. Lactose make up around 2 to 8% of milk by weight. लैक्टोज में कौन कौन सी दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स हैं वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। फाउंड इन ह्यूमन मिल्क एज वेल, एंड वी कैन फर्दर हाइड्रोलाइज लैक्टोज इनटू मोनोसेक्राइड यूनिट्स। नेक्स्ट इज माल्टोज। माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। इसमें हमारे पास दो बीटा डी ग्लूकोज की जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की हेल्प से। और माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। Maltose is least common disaccharide in nature. The addition of another glucose in maltose yields maltotriose. Further addition will produce dextrine, मीन्स जो हमारे पास माल्टोज है उसमें हमें 1 यूनिट और ग्लूकोज की ऐड कर देते हैं तो माल्टोट्रायोज बन जाता है हमारे पास। और उसमें जब हम फर्दर ग्लूकोज ऐड कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है डेक्सट्रिन। और डेक्सट्रिन में हम फर्दर यदि ग्लूकोज ऐड करते रहते हैं तो ये स्टार्च के फॉर्मेशन करता है जो कि हमारा एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च। पॉलीसेक्राइड और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है और पॉलीसेक्राइड्स आर पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर्स। कैसे बनते हैं और ये फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग यूनिट्स। वो रिपीटिंग यूनिट्स मोनोसेक्राइड भी हो सकता है और डाइसेक्राइड्स भी हो सकता है। और ये एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, मतलब कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसमें, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फर्दर हम इसको दो कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं, मोनोपोलीसेक्राइड एंड हेट्रोपोलीसेक्राइड। मोनोपोलीसेक्राइड में क्या होता है, मोनोसेक्राइड की जो यूनिट्स होती हैं वो रिपीटेडली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, किससे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और हेट्रोपोलीसेक्राइड में क्या होता है, इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं जो एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनको हम थोड़ा देखेंगे इनके बारे में कि क्या क्या इनका मेन इम्पोर्टेंट रोल है और कहाँ ये हमें मिलते हैं। फर्स्ट इज स्टार्च। Starch is a polysaccharide consisting of large number of alpha D glucose units.
ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स की रिपीटेड यूनिट रिपीटेड यूनिट्स होती हैं और एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़ी हुई होती हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैं वो स्टार्च को प्रोड्यूस करते हैं। स्टार्च इज ए वाइट tasteless and odorless powder insoluble in cold water and alcohol. नेक्स्ट वन इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है हमारा? ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च पॉलीसेक्राइड, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि एनिमल्स के अंदर जो ग्लूकोज का स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो रिपीटेडली एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन इसमें दो लिंकेज होते हैं, अल्फ़ा 1,4 एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। मेनली जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेकडाउन कब होता है? ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन जब एटीपी मसल सेल्स के अंदर रिक्वायर होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है मसल सेल्स में, और ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप कर जाता है, बहुत डाउन चला जाता है, लो चला जाता है, तब हमारा जो ग्लाइकोजन है स्टोर्ड फॉर्म में ग्लूकोज की, उसका ब्रेकडाउन होता है। ग्लाइकोजन रिजेंबल्स माइलोपेक्टिन। जो ग्लाइकोजन है हमारा वो माइलोपेक्टिन से रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में। On hydrolysis of glycogen, it yields maltose. Similarly, it is also a white powder and soluble in water. Next is मेन फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या मेन फंक्शन है अभी हमने देखा। स्टोरेज का तो हमने देखा ही, अभी ग्लाइकोजन और स्टार्च की फॉर्म में हम जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर्ड फॉर्म होती है। देन एनर्जी प्रोवाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी बनाता है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में इसका एग्जांपल है सेलुलोज। सेलुलोज जो मेन कंपोनेंट होता है सेल वॉल, प्लांट्स में सेल वॉल फॉर्मेशन में। देन स्टोरेज फॉर्म तो अभी हमने देखी, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। देन व्हाट आर द मेन सोर्स, कौन कौन से मेन सोर्स है जिनके थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट को इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में? स्वीट पोटैटो, सीरियल्स, हनी, प्रोसेस्ड फूड एक्सेट्रा, ये सारे हमारे मेन सोर्स हैं जिनके थ्रू हमारे कार्बोहाइड्रेट है उसको हम इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ you like the video, please like, share and subscribe.